गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है ना? रिया, ज्ञानेश्वर, ऐश्वर्या, लेट्स स्टार्ट। चलो, कहां पे थे हम लोग? अनपेड सेलर। काय का नॉलेज? नको नको नको। ध्यान दो, क्या क्या किया अपन ने? राइट ऑफ रीसेल। पहला क्या था? लीन। दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तीसरा रीसेल। रीसेल कब कब कर सकते हम लोग? द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। नोटिस देने की जरूरत है कि नहीं है? तो नहीं है बच्चों। ओके एवरीबॉडी, आगे। Where he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods. अरे हाँ, किया क्या अपन ने? तो नोटिस देना जरूरी है। जितना भी डेफिशिएंसी विल रिकवर फ्रॉम बायर और एक्स्ट्रा रहा तो द सेलर कैन रिटेन इट। और यस, नोटिस दिया तो, नोटिस नहीं दिया तो कुछ भी नहीं। हाँ है ना? प्रॉफिट देना पड़ेगा और उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा और डेफिशिएंसी तो खुद का लॉस। यस, ये भी हो गया ना अपना? ठीक है, आगे। राइट ऑफ अनपेड सेलर, ध्यान दो, अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द बायर। पहला वाला अगेंस्ट द गुड्स हो गया ना अपने बच्चों? So right of unpaid seller against the buyer personally. Yes, Celia? An unpaid seller can enforce certain rights against the goods as well as against the buyer personally. Rights of unpaid seller against the buyer are otherwise known as seller's remedies for breach of contract. उसको बस अंडरलाइन कर लो, seller's remedies for breach of contract. Okay, dear? ठीक है। द राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर पर्सनली आर कॉल्ड राइट इन पर्सोनम। पर्सनम का मीनिंग क्या था? राइट अगेंस्ट द पर्सन। और दूसरा क्या था? रेम। रेम मतलब द वर्ल्ड। रेम मतलब क्या बच्चों? द वर्ल्ड। जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम था ना? जस्ट मतलब क्या? तुम्हारा राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड और राइट अगेंस्ट द पर्सन। सो राइट इन पर्सनम एंड आर इन एडिशन, अंडरलाइन द वर्ड बच्चों, एडिशन टू वर्ड बच्चों, राइट अगेंस्ट द गुड्स। आगे बढ़े। सो पहला वाला, सूट फॉर प्राइस। वर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड टू द बायर एंड द बायर रॉन्गफुली, जानबूझ के ना, नेग्लेक्ट्स और refuses to pay as per the terms of contract, the seller may sue him for price of the goods. Which price? Whatever is agreed. ये बच्चों राइट एक्सक्लूसिव है या इन एडिशन है? इन एडिशन टू द राइट अगेंस्ट द गुड्स। मतलब कैन यू रिटेन द गुड्स एज वेल एज स्यू हिम? पक्का? कैन यू रिटेन द गुड्स एज वेल एज स्यू हिम? इन एडिशन का मतलब क्या है फिर? वी कैन डू बोथ। और नलाई को ध्यान दो, क्या था इधर? दे आर इन एडिशन और नो? दे आर इन एडिशन टू द राइट अगेंस्ट द गुड्स। तुम गुड्स रख भी सकते हो। टेल मी, बाय रिटेनिंग द गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तुम्हारा कैंसिल हुआ या कंटिन्यू हुआ? कंटिन्यू है। तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जिंदा है ना? अभी भी तुम्हारा इंटेंशन है कि मुझको अभी भी बेचना है, सबको बिजनेस तो करना ही है, बट पैसा भी तो आना चाहिए। तो यू मे sue him बच्चों फॉर व्हाट? प्राइस ऑल्सो। सो यू कैन कीप द गुड्स एज वेल एज sue him फॉर द प्राइस। तो ये एडिशन में है ये राइट, समझा? दिस इज एन एडिशन टू द बच्चों राइट ऑफ लीन। क्लियर क्लियर? आगे। बट वेयर विल हैव टू बच्चों गो फॉर राइट अगेंस्ट द बायर? जब तुम्हारे पास पोजीशन भी नहीं है, एज वेल एज डिलीवरी किसको हो गया?
बायर को हो गया. सो यू डोंट हैव कौन सा राइट, कौन सा लीन वाला, एज वेल एज स्टॉपेज एंड ट्रांजिट. तो तुम्हारे पास ऑप्शन बचा ही नहीं ना. पर अगर तुम्हारे पास गुड्स है अभी भी, देन तुम्हारे पास ये वाला भी एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल है, दैट फाइल अ सूट इन द कोर्ट. गुड्स रखना तुमने रखा है, पर कोर्ट में गया कि बच्चों मैटर नहीं. कोर्ट में गया तो एटलीस्ट वो खुद जाएगा कोर्ट में, डिफेंस वगैरह रहेगा, कुछ भी रहेगा, ही विल सेटल द मैटर. तो हियर वी आर गोइंग टू द कोर्ट. ओके, आगे. वन अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द प्राइस इज पेएबल ऑन अ सर्टेन डे, अंडरलाइन द वर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी. मतलब बच्चों क्या कमिटेड है? द डेट ऑफ पेमेंट इज कमिटेड. द डेट ऑफ बच्चों पेमेंट इज कमिटेड. डिलीवरी कमिटेड था क्या? नहीं. सो डिलीवरी हो या ना हो, पर पेमेंट वाज कमिटेड ऑन अ पर्टिकुलर डे. और अगर उस दिन पेमेंट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम, ही कैन sue बच्चों फॉर प्राइस. सो एंड द बायर अगेन फिर से wrongfully neglects or refuses to pay, the seller may sue him बच्चों for the price although the property has not passed. पहले केस में बच्चों पास था क्या? The property in the goods has passed. Property that is ownership and possession एक ही चीज है, अलग अलग चीज है, अलग अलग है. Clear all of you? The seller may sue him for price although the property in the goods has not passed and the goods have not been appropriated. Appropriated मतलब क्या? Ascertained or identified for the contract. ये goods तुम्हारे हैं, किया गया बच्चों ने. The goods have not been appropriated to the contract. तो यहाँ पे फिक्स था बच्चों डेट ऑफ पेमेंट. बायर ने पेमेंट नहीं किया उस दिन पे, seller can sue him immediately even if delivery is not done, even if the property is not yet passed, even if the goods are not yet appropriated, ascertained or identified. अरे हाँ बच्चों, लेट्स राइट डाउन. सब लोग क्या लिखा तुम लोगों ने कल? कुछ लिखा क्या? क्या? ये वगैरह लिखा तुम लोगों ने? नोटिस गिवन नॉट गिवन. प्रोविजो, व्हाट प्रोविजो? क्या लिखा तुम लोगों ने कल? ये लाइन ड्रॉ के बहुत दूर तक लिखा है. चलो इसके आगे नहीं लिखा रहेगा तो छोड़ दो जगह. मैंने कब तक लिखवाए थे तुमको कल? अरे यार रुको ना एक मिनट. कौन सा प्रोविजन? ये वाला ना, प्लेज. प्लेज तो याद आ रहा है मुझको. 54 पेंडिंग है क्या? सेल नॉट जनरली डिस्काउंटेड बाय लीन और स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, ये वाला. तो एक ये लिखा तुम लोगों ने, 2 तो 2 पेजेस छोड़ दो एंड टेक इट एज डीम्ड विद इफेक्ट फ्रॉम बैकडेटेड होमवर्क. ओके, आगे. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सूट्स क्या नहीं है? सूट्स नहीं है सर. क्या पांचट मारा इसने? सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या साहिल ने तो क्या मतलब आज तेरे सर पे असर पड़ गया क्या? सूट्स, हाँ, सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. 55. सूट फॉर प्राइस. पहले वाला बच्चों क्या? सूट फॉर प्राइस. A property passed to the buyer and buyer refuses to pay, seller can sue for price. A property passed to the buyer and buyer refuses to pay, seller can sue for price. Seller can sue for price. हुआ एवरीबॉडी? इसका लोएस्ट भी बहुत स्ट्रांग जा रहा है यार, क्या होगा इसको? रेडी, आगे बढ़े. If the property passed to buyer and the buyer refuses to pay,
seller can sue for price. आगे subsection 2. As per contract, payment is due on a certain day. Irrespective of delivery, buyer refuses to pay, seller can sue. As per contract, payment due on a certain day, irrespective of delivery, and buyer refuses to pay, seller can sue. Even if property not passed to the buyer. Even if property not passed to the buyer. And goods have not been appropriated. And goods have not been appropriated. सेलर के एंगल से कुछ भी नहीं हुआ ना, मतलब आइडेंटिफाई हुआ, the property गया, yes, still seller can sue for the price. हुआ? Yes. Done all of you? चलो. Suit for damages for non-acceptance. सेलर की जिम्मेदारी डिलीवरी देना, बाहर की जिम्मेदारी डिलीवरी लेना एंड पेमेंट ऑफ प्राइस. यस चलिए. So the buyer does not take delivery, that is also breach. That is also breach. तो उसका भी बच्चों लगेगा पेनल्टी. आ जाओ 56. Where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue बच्चों for damages for non acceptance. पहले वाले केस में और इसमें क्या फर्क है फिर? ऊपर वाले केस में क्या किया फिर 55 में? भी गुड्स डिलीवर नहीं हुए. 55 is for price, only price. Price has been agreed है, हाँ या ना? तो वो प्राइस हम रिकवर करवा रहे हैं. 56 बच्चों हम लोग किसको क्या damages? What are we claiming? We are claiming बच्चों what? Damages for non accepting of the goods. 55 में प्रॉपर्टी गया रहेगा, प्रॉपर्टी नहीं भी गया रहेगा, वट एवर इट इज, या फिर तुम्हारा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, या फिर तुम्हारा लीन शायद तुम्हारे पास नहीं भी रहेगा, लेट अस से. यस चलिए. बट हियर इन दिस केसेस वी आर सुइंग फॉर प्राइस. यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वी sue for what? Damages. था कॉन्ट्रैक्ट में अपने को सेम, naturally arose kind of damages, we can sue for the same. Yes or no? The seller may sue for damages for non-acceptance. As regards measures of damage, section 73 of Indian Contract Act applies. क्या था section 73? Breach of contract. उसमें वो बराबर है. कितने केस होगा? कितना मिल सकता है वो सब है. नेचुरली अरोज वाला वही है क्या? रोज वाला 73 में, वो इधर नहीं है, डायरेक्ट बेयर एक्ट में देखेंगे अपन. कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच, वही है रे. विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स, याद आया क्या? और विच द पार्टीज न्यू कि हमको कितना डैमेज हो सकता है, पर कौन सा वाला नहीं मिलेगा? रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस वाला नहीं मिलेगा. हाँ, क्रैंक शाफ्ट वाला. हाँ, उसको बताया कि लेट हो रहा है, मेरा बिल बंद पड़ा है, तो वरना नहीं. उसका कुछ तो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी छूट गया था ना, दैट वी कुड नॉट रिकवर. यस और नो? तो सेम कंसेप्ट वहां पे फॉलो होगा. कहां पे? सेल ऑफ गुड्स एट के डैमेजेस में. अंडरस्टूड और नो? अरे हाँ, उधर लिख दो, चाहिए तो लिख दो बच्चों. नेचुरली अरोज, पार्टीज न्यू, वो वाला है ना. हुआ? आगे बढ़े. रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट. रेप्यूडिएशन मतलब बिफोर ड्यू डेट.
ब्रीच बिफोर ड्यू डेट, एंटीसिपेटरी ब्रीच, अरे हाँ है ना. सो वेयर द बायर बोलता नहीं देता जा क्या पैसा. Reproduce the contract before the date of delivery. The seller may treat the contract as risk-minded and sue for damages for the breach. This is obviously बच्चों known as what? Rule of anticipatory breach हो चुका ना. तो इसमें और 56 में क्या फर्क है? हाँ, 56 is actual breach. तो डिलीवरी देने गया सेलर, बायर डिलीवरी ले नहीं रहा है. सो अंदर लास्ट मोमेंट बच्चों डिच मार रहा है. कौन? बायर. यहाँ पे बच्चों डिलीवरी 60 में क्या हो रहा है? बायर ने पहले ही बोल दिया भेजो मत, मैं लूंगा ही नहीं डिलीवरी. बट उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना शुरू. तो योर बायर इज डूइंग एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ड्यू डेट के भी पहले. अरे हाँ, इन बोथ केस बच्चों व्हाट इज हैपनिंग? द सेलर कैन sue फॉर डैमेजेस. अंडरस्टूड? एंटीसिपेटरी में कुछ याद आ रहा है? यू कैन इमीडिएटली टेक एक्शन. या फिर यू वेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट एंड अगेन उसके बाद यू कैन sue. वो भी किया था अपन ने, मतलब कन्वर्ट एंटीसिपेटरी इनटू एक्चुअल. उसको किसके पास ऑप्शन है? अग्रीड पार्टी के पास. याद आ रहा है क्या? एंड सूट फॉर इंटरेस्ट किसके लिए रहेगा? लेट पेमेंट. ऑब्वियसली कॉमन सेंस. अरे हाँ, तुम्हारा ड्यू डेट हो गया, पेमेंट आया क्या सेलर से? बायर से नहीं. तो सेलर कैन ऑब्वियसली सू आल्सो फॉर इंटरेस्ट. So where there is specific agreement between the buyers and sellers regarding interest and price of the goods from the date on which the payment becomes due, common sense, the seller may recover the interest from buyer. अरे हाँ. If however there is no specific agreement to this effect, the seller may charge interest on the price when it becomes due from such day as he may notify to the buyer. मतलब यहाँ पे बच्चों क्या रहेगा? Seller can give notice. ध्यान दो, अगर अग्रीमेंट में स्पेसिफिक है कि आई विल चार्ज इंटरेस्ट, तो कब से बच्चों लगेगा वो? मान लो कॉमन सेंस, डेट ऑन विच पेमेंट बिकम्स ड्यू. अरे हाँ या ना? हाउएवर इफ देयर इज नो स्पेसिफिक अग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट, मतलब क्या? कि मैं इंटरेस्ट चार्ज करने वाला हूं. द सेलर मे चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस व्हेन इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम सच डे एज ही में notify to the buyer. That means एक बार ब्रीच होने के बावजूद भी seller can now still give him notice और बोलेगा देख भाई देखो और मैं 7 दिन दे रहा हूं, पेमेंट कर दे, वरना उसके बाद मैं तो इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर दूंगा. ऊपर वाले केस में क्या था? अग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? तो विल यू हैव टू गिव हिम नोटिस कि आई एम चार्जिंग यू इंटरेस्ट? नो, तो लग जाएगा. सेकंड वाले केस में क्या? वो नोटिस देगा मैं कौन से दिन से इंटरेस्ट चार्ज करने वाला हूं. बट इन बोथ द केसेस डू यू हैव द राइट to recover interest? Absolutely yes. Clear till here? In the absence of a contract to the contrary, मतलब कुछ भी लिखा गया नहीं है, the court may award interest to the seller in a suit by him at such rate of interest as the court thinks fit on the amount of the price from the date of tender of goods, मतलब जब हमने goods उसको डिलीवर की है, और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वाज पेबल. जो भी रहेगा बच्चों कौन डिसाइड करेगा? द कोर्ट विल डिसाइड. ओके, एक मिनट ना. टेंडर ऑफ गुड्स मतलब पेमेंट आया क्या उसको? नहीं ना. Delivery of goods or from the date on which the price was payable. Delivery of goods. Enter मतलब payment. हाँ, delivery of goods. कहाँ पे हम लोग? 56. Damages for non-acceptance. Damages for non-acceptance. Buyer wrongfully refuses or neglects. Buyer wrongfully refuses or neglects to accept and pay. Buyer wrongfully refuses or neglects to accept and pay. Comma, then the seller may sue for damages. Then the seller may sue for damages. हुआ?
57 लिख ले क्या अपन? ऊपर वाला हो गया? ओके, पहले 56 लिखो। ओके, हुआ ना? चेक करो। 57 वगैरह तुम्हारा बाद में आएगा। व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दैट 57? रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। मतलब किसने कांड किया? सेलर ने कांड किया। सेलर ने बच्चों क्या कांड किया रहेगा? जो ड्यूटी था वो फॉलो नहीं किया। व्हाट वाज द ड्यूटी? टू डिलीवर द गुड्स। यस चलिए, तो बाहर के पास क्या क्या रेमेडीज है? यस चलिए, सिक्सटी लिखा ना अपन ने कि नहीं लिखा? 60 लिखो। 60 रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। Buyer cancels contract before date of delivery. Buyer cancels contract before date of delivery, comma, seller can treat contract as rescinded. Seller can treat contract as rescinded and sue for damages. हुआ? Seller can treat contract as rescinded and sue for damages. And 61. Suit for interest. 61. Suit for interest. Seller can charge interest as per the contract. Seller can charge interest as per the contract. हुआ? बड़े ना आगे बच्चों? हाँ, आए नहीं कब तक? आजकल तक खत्म हो जाएगा चैप्टर नहीं? कितना पेज बचा है? एक ही पेज। ऑक्शन बायर का अपना रेमेडी और ऑक्शन है क्या? बायर्स रेमेडी वो तो वो कुछ काम का नहीं होता। लास्ट पार्ट देखते, शायद हो भी जाएगा आज। क्वेश्चन आंसर देखेंगे फिर अपन, चलेगा? रेडी? सोगा खत्म? झकास ना यार, इतना क्यों ठंडी बज रही इसको? बहुत पावरफुल हो गया वो। रेडी बच्चों? किधर हम लोग? रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। सेल ऑफ गुड्स एट दोनों पार्टी से देखा जाएगा। ओके, पूरा का पूरा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाला था? बायर। पेमेंट करो, डिलीवरी लो। बट कभी कभी बच्चों अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ आप और क्या किया? सेलर ने डिलीवरी नहीं किया, देन व्हाट आर द राइट्स ना? चैप्टर 2 याद आ रहा है? यूनिट 2 कंटिन्यू वारंटी। वो जिम्मेदारी बच्चों किसके ऊपर डाली पूरे चैप्टर की, यूनिट की? सेलर या बायर? सेलर ना। गुड शुड मैच विद डिस्क्रिप्शन, सैंपल और क्या क्या था? दोनों था, डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। और क्या था? ये भगवान, कंज्यूमेबल्स का क्या था? होलसमनेस। ये भगवान, मैं भूल गया। क्वालिटी ऑफ फिटनेस, वो क्या था? फिटनेस, रीजनेबल फिटनेस, फिटनेस फॉर द पर्पस। वो था ना डिस्क्रिप्शन, सैंपल। और फिर इम्प्लाइड वारंटी क्या था? वो नो डिस्टर्बेंस ऑफ टाइटल वाला, या टाइटल
अनडिस्टर्ब पोजेशन, अरे आया ना, हाँ क्या एज पर यूसेज ट्रेड भी है शायद, एक है ना, है ना, होलसेमनेस में आ गया हो, मर्चेंटेबिलिटी, मर्चेंटेबिलिटी आ गया, दे शुड बी मर्चेंटेबल, गुड शुड बी मर्चेंटेबल, क्या था मर्चेंटेबल, एनी प्रूडेंट पर्सन विल एक्सेप्ट, ऐसा था ना, वो स्क्रैच वैच नहीं आना चाहिए उसके ऊपर, और कुछ था, ओके, सैंपल, और क्या था सैंपल, पेटेंट, पेटेंट ट्रेडमार्क, उसमें कंफ्यूजन है ना, पेटेंट और ट्रेडमार्क अलग कंसेप्ट है ना, और द सेलर, हाँ इसमें था वो, हाँ वो अलग था, दोनों जगह पे है वो, इन्होंने कंडीशन में भी डाला है और कैविट एंटर में भी डाला है, दोनों जगह डाल के रखा उसको, दोनों जगह था, दो जगह था, उन्होंने इधर भी डाला कि सेलर जिम्मेदार नहीं है, और कैविट एंटर के एक्सेप्शन में भी डाल के रखा है, उसके पास केस स्टडी देखना पड़ेगा कि कब वो कैविट एंटर के एक्सेप्शन में पड़ता, एक्सेप्शन बहुत सारे थे, हाँ कैविट एंटर के एक्सेप्शन ना, रीजनेबल केयर क्या था, एक्सेप्शन ना, है ना, 5 8 से शायद 8 है, हाँ क्या क्या है, बहुत बड़ फटाफट, अच्छा वो सब सैंपल, एक्टिवली कंसील्स, हाँ तो सेलर जिम्मेदार है ना, सेलर जिम्मेदार है, एक्सेप्शन में ना सेलर जिम्मेदार है, अगले संडे को 2 यूनिट ना, अबे ये अभी ये तो परसों वाला है, अगला मतलब यूनिट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ना संडे को तो, हाँ ना, सोगा के 2 यूनिट लेते ना, फिर एक पेज पहला वाला चिंदी तो है, पहला क्या है, कितने पेज का है, हाँ तो उसमें क्या क्या है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, टाइम पास, और टाइप्स ऑफ गुड्स, वो यूनिट 2 में ना, हाँ यूनिट 1 में क्या है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, सेल एंड हायर परचेज के डिफरेंसेस, हाँ हाँ हाउ मेड वाला है, सेक्शन 13 के आसपास था, 11 13, बोलो, 1 मिनट, तुम्हारा टाइम टेबल खोलना पड़ता है मेरे को, वो पार्टनरशिप एक्ट पे भी लेने का अपने को टेस्ट, जो एक्ट चालू करेंगे इसके आगे उसके ऊपर भी तो टेस्ट लेना पड़ेगा ना, वो तो कल चालू हो जाएगा, ये खत्म हुआ तो आज देखो, 23rd का जो नहीं 23rd नहीं 23rd का तो संडे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा तुम्हारा, जून में तो आने का नहीं है लेटेस्ट से, ओके समझ रहे क्या, तो जो भी आएगा मैक्सिमम मई तक, मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ, टेस्ट लेटेस्ट कीप संडे टू संडे, तुम्हारा सिलेबस तो हो जाएगा 10 तारीख तक, आई थिंक सभी का कुछ ना कुछ तो है ना, तो टेस्ट के लिए आया करो संडे टू संडे, तो ये वाला संडे हो गया, तो 30th अप्रैल के बाद मई के 4 संडे है, 28 मई का संडे आ रहा है लास्ट वाला, टोटल वी हैव 5 संडेज टू कवर सोगा एंड पार्टनरशिप, बोलो उसमें भी 3 यूनिट से कम पार्टनरशिप में, तो सोगा के 2 टेस्ट, यूनिट 1 यूनिट 2, 1 मिनट, एक संडे तुम्हारा गया 2 यूनिट ऑफ सोगा, 1 एंड 2, देन 3 एंड 4, फिर एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा उसको पूरा सिलेबस का, वो लेते फिर मजा आएगा, हाँ ना, चलेगा ना, तो मई एंड की बात करो ना, 28 में, तुम लोग कब फ्री हो रहे हो, 10 तारीख, तुम्हारा नहीं बट बाकी के लोग, 7 तारीख कुछ तो सर ने बोला ना शायद, तुम्हारा 7 या 10 है जो भी है, हाँ तो फिर, हाँ तो मेन रे, वो भी तुम कितना टाइम आए, वो बीसी के लिए क्या,
हाँ, तुम्हारा लिया क्या ऑलरेडी सर ने? सी मोटा मोटी 7 तारीख तुम्हारा, देखो सुनो मेरी बात, टाइम वाली मनी आज खत्म हो रहा है, ठीक है? अगले वीकेंड तक अपना ये खत्म हो जाएगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो तुम्हारा मेरा संबंध खत्म, मतलब मैथ्स वाला। ओके, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो देख लेंगे बाद में, चलते रहेंगे, बट मेजरली तुम्हारा खत्म। तो तुम्हारे वो 1.5-2 घंटा उधर का बच गया। लॉ विल गो, अभी तो कल तो चालू करेंगे पार्टनरशिप एक्ट, तो उसको ओवरऑल अपन 2 हफ्ता होता है, टाइम कम मिलता है, 1.5 घंटे में अपन 1.5 घंटा होता नहीं ओवरऑल, लिखते विखते वो सब करते हैं, तो फिर भी 7 तारीख पकड़ो, 7 मई तक हो जाएगा तुम्हारा लॉ। तो अगले वीकेंड को तो तुम्हारा ये हो गया, कौन मैथ्स खत्म। फिर सर एक्स्ट्रा लेंगे नहीं लेंगे वो देखना पड़ेगा तुमको, मतलब जो भी है वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो, व्हाई नॉट। सर से बात करके मुझे देखना पड़ेगा कि उधर अरेंज्ड है या नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली लेना रहा तो फिर वो चलता रहेगा। फिर दर्शन करे सर ले रहे क्या, और कब ले रहे, क्या ले रहे? रेगुलर बैच में रिवीजन क्या? डेली है, संडेज है। सर से बात करता फिर मैं, चलेगा। फिर वैसा रहा तो फिर तो भाई चलता रहेगा तुम्हारे, फिर तो मे एंड नहीं। वो ना टीचर के ऊपर है, खत्म करना रहा तो 2 घंटे में हो जाता है, वरना फिर जितना डिटेल में जाना फिर 2 हफ्ते भी जाएगा, ऐसी वाली बात है। वो पता है मेरे को, हाँ पता है, वो इंटर के बैचेस चल रहे थे, आई नो। वैसे ऐसा रहा तो फिर अगर रिवीजन भी रहा कंपनी सेट का रिवीजन, तो भी 1 हफ्ता तो पकड़ ही लो ना कम से कम, रिवीजन भी रहा तो भी। हाँ, एक लाइन, एक पैराग्राफ, तो फिर प्रॉपर 2 हफ्ते लगेंगे ना उसको। देखते करते अपन करेंगे। अगर वो भी रहा तो फिर मान लो, देखो मैथ्स टेस्ट तुम्हारा जनरली हो तो रहा है, अगर एलएलपी और कंपनी सेट भी रहा तो फिर 18-20 तक जाएगा फिर वो। ओके, हाँ वो है। तुम्हारा बाकी का बीसीआर वगैरह जो रहेगा या फिर बीसी के, वो चलता रहेगा। हाँ, पर इतना तो शेड्यूल नहीं रहेगा ना, मेन तो अकाउंट्स था ना, 4-5 घंटे जो भी, तो वो तो कम हो जाएगा। चलो ठीक है, आ जाओ, खत्म करते बच्चों, चलो रेडी, चलो। रेमिडीज ऑफ बायर, रेडी, आ जाओ। रेमिडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, रेडी बच्चों? रेमिडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, किसने काम नहीं किया? सेलर ने। इफ सेलर commits a breach, the buyer gets the following rights against the seller. चेक करो क्या क्या ब्रीच है सेलर के। फेल्स टू डिलीवर एट द टाइम और इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट, एंड डिलीवर नॉन कंफर्मिंग गुड्स। नॉन कंफर्मिंग मतलब जो मैच नहीं हो रहे एज पर द डिस्क्रिप्शन, एंड द बायर रिजेक्ट्स एंड रिवोक्स एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि सेलर ने गुड्स ठीक से डिलीवर, ठीक से मतलब क्या, जो अग्री किया था उसके हिसाब से गुड डिलीवर नहीं किया। चलो लेट्स चेक, रेडी बच्चों? पहले वाला, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, कौन किसको स्यू कर रहा है? बायर सेलर को स्यू कर रहा है, ध्यान देना। सो द सेलर wrongfully neglects, रेडी? सेलर wrongfully neglects or refuses to deliver the goods, the buyer बच्चों में sued the seller for damages for non delivery। एग्जाम्पल को स्टार मार्क करो, आ जाओ। एग्जाम्पल 9, रेडी?
A shoe manufacturer agreed to sell 100 pairs of shoes to B at the rate of 1050 per pair. A new, ध्यान देना भी, A new, A क्या है, सेलर है बायर, सेलर, अरे हाँ, B is the buyer, और उनका रेट क्या फिक्स हुआ 1050. A knew that, मतलब A को पता था, B wanted the shoes for further reselling to C at the rate of 1100 per pair. ये बच्चों किसको पता है? A को भी पता है. A को पता है कि ये मुझसे खरीदने वाला 1050 में और बेचने वाला C को at 1100. अरे हाँ या ना? On the due date of delivery, A failed to deliver the shoes to B. In consequence, B could not perform his contract with C. बराबर कि नहीं? A ने B को नहीं बेचा तो B could not sell it to C. In this case, B can recover damages from A, which is rupees extra. ये एक्स्ट्रा की बात करें हम लोग, अगर उसको हम लोग एडवांस पे कर चुके तो रिफंड लेंगे ही लेंगे. डैमेजेस मतलब ओवर एंड अबव द कॉस्ट इज ₹50 पर पेयर. याद आया क्या? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द रीसेल प्राइस. उसको कितने का नुकसान एक्चुअली हुआ, हाँ है ना? हुआ कि नहीं? कोई डाउट? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या उसका मीनिंग क्या होता है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लायबल टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस ही चाहिए, पैसा चाहिए क्या? पैसों से बच्चों कुछ नहीं होता, तो जो प्रॉमिस था वही फुलफिल होना चाहिए. दैट इज ऑल बच्चों, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. रेडी? सो व्हेन द सेलर कमिट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द बायर कैन अपील टू द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अरे हाँ, the court can order specific performance only when the goods are ascertained or specific. बच्चों डॉग कैट्स गुड्स में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना. मुझको यही डॉग चाहिए, आया ना, मैं ये डॉग पे ही दिलाया तो मेरे को यही डॉग चाहिए. मेरे को और कोई डॉग चलेगा क्या? नहीं. इसके बदले में पैसा चलेगा क्या? नहीं. उसको ढूंढ के निकालो, तूने जो प्रॉमिस किया था मेरे को वही चाहिए. अरे हाँ है ना? The remedies allowed by court subject to these conditions. What? The contract must be for the sale of specific and ascertained. कुत्ता मतलब डॉग जो आइडेंटिफाइड था. हाँ या ना? आगे. The power of the court, the power of the court to order, मतलब कोर्ट के पास पावर है. The power of the court to order specific performance is subject to provisions of specific relief act. मतलब एक लॉ जो भी है कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो लॉ के ओवरराइड नहीं होना चाहिए, वो लॉ के अंदर ही कोर्ट के पास पावर है टू गिव दिस रिलीफ. तो कोर्ट शुड हैव द पावर टू गिव द रिलीफ. सो देयर इज सम एक्ट जिसमें अपने को जाने की जरूरत नहीं है, व्हिच इज एप्लीकेबल ऑन द कोर्ट्स. सो कोर्ट्स ने वो कोर्ट्स ने वो लॉ को मद्देनजर रखते हुए, मतलब क्या, इसका ध्यान रखते हुए दे शुड पास द ऑर्डर. द कोर्ट शुड हैव द पावर टू गिव द ऑर्डर. देन इट एम्पावर्स द कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस where damages would not be an adequate remedy. दूसरा कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, हाँ या ना, पैसे ले लो, चलेगा क्या बच्चों? सेम टू सेम दूसरा कुत्ता है, चलेगा क्या? नहीं. तो damages मतलब बच्चों जनरली what will say? पैसा. The damages are not sufficient. पैसे से कुछ नहीं होने वाला. So we want what बच्चों? क्लियर कट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो बोला था वो. इसलिए यहां पे बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है? The goods were specific and asserted. Understood clear? पेंटिंग बच्चों, पेंटिंग मूवेबल है तो एक तुम्हें ज्वेलरी रहेगा, पेंटिंग रहेगा, जो चाहिए था वही चाहिए, कोई दूसरा चलेगा उसके बदले नहीं. इट विल बी ग्रांटेड एज रेमेडी इफ गुड्स आर ऑफ स्पेशल नेचर और आर व्हाट बच्चों? यूनिक. अब एक पेंटर है बच्चों, उसका हैंडमेड पेंटिंग है, अब सेम टू सेम पेंटिंग फिर से नहीं बनाने वाला वो. सो इट बिकम्स व्हाट बच्चों? काइंड ऑफ यूनिक. मैं प्रिंट वाले की बात कर रहा हूं क्या? प्रिंटेड? नो, हैंड ड्रॉन पेंटिंग की बात करो. सो इट इज यूनिक. समझा कि नहीं? सो इट इज वेरी स्पेसिफिक, असर्टेन एंड यूनिक. तो उसके लिए बच्चों फिर कोर्ट क्या कर सकती है कि भाई इसको तूने यू अग्री टू सेल तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेल करके ही होगा. अरे हाँ या ना? एग्जाम्पल, ए अग्री टू सेल अ रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड टू बी, बट ऑन ड्यू डेट ए रिफ्यूज टू सेल द सेम. इन दिस केस बच्चों बी में फाइल सूट फॉर अगेंस्ट ए फॉर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू कंपेल. कंपेल मतलब फोर्स. एक आवाज आ रही बाहर, 3 हुए नहीं तो उसका चालू होता है, रोना धोना, और बारिश आती नहीं, बस मौसम आता है. टू कंपेल ए टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट
दैट इज डिलीवर द पेंटिंग टू बी एट द अग्रीड प्राइस. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब क्या, जो प्रॉमिस किया उसको परफॉर्म करो, उसके बदले में डैमेजेस चलेगा क्या. द गुड्स आर ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ नेचर, यूनिक एंड रेयर. अरे हाँ, डन. आगे, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी. हु इज सुइंग हु? द बायर ना. हाँ. सो वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ सेलर. कुछ याद आ रहा है? कौन सा था? अनडिस्टर्ड पोजेशन. याद आया क्या? अरे हाँ, इम्प्लाइड था कि नहीं वो? व्हाट इज वारंटी? वो एग्जाम्पल था. मीनिंग स्टिपुलेशन ना, कोलैटरल टू द मेन ऑब्जेक्ट. स्टिपुलेशन ना, to the main object, collateral to the main object of the purpose of the goods. So where there is a breach of warranty on part of the seller, या फिर the buyer chooses to treat the breach of condition as breach of warranty, possible है. The buyer is not entitled to cancel the contract ना, बराबर कि नहीं? He continues with the contract ना बच्चों. breach of condition रहा तो क्या होता है? cancel, we can cancel the contract directly. और breach of warranty रहा तो he is not cancelling but he can sue for damages. Very good. So buyer is not entitled to reject the goods only on the basis of breach of warranty, but he may set up against the seller. Set up मतलब क्या? फाइल करना केस against the seller the breach of for the breach of warranty in diminution or extension of the price. Diminution मतलब क्या? Decrease, reduction in the price. वो goods बच्चों सही से है क्या? अच्छा एकदम टकाटक है क्या? नहीं. There is some problem or some fault. तो जो भी जितना भी reduce हुआ उसका value, for that he can file case against the seller or sue the seller for damages for the breach of warranty. ये तो तुम्हारे बच्चों damages जितना भी उसको लॉस हुआ वो, या फिर जो भी गुड्स का वैल्यू है वो जितने से भी रिड्यूस हुआ है उतने के लिए ऑल्सो ही कैन फाइल द केस अगेंस्ट द सेलर. सो रिडक्शन इन वैल्यू और बच्चों sue for what? damages. yes. आज लिख लो बच्चों यार, बहुत थियरी इसमें. थियरी. रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर क्या? 57 ना. राइट डाउन. पहले ये तो हेडिंग तो लिख दो. रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर. रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर. रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर. उसमें पहला वाला सेक्शन 57, damages for non-delivery. Damages for non-delivery. Damages for non-delivery. Write down. When seller wrongfully neglects or refuses. When seller wrongfully neglects or refuses to deliver. When seller wrongfully neglects or refuses to deliver, buyer may sue for damages. Buyer may sue for damages. Buyer may sue for damages. LLB का वेटेज कितना? 4 है 6 मार्क्स है. 4 to 6 है क्या? .5 है. 4 to 6. और कंपनी का 9 से 12 है क्या? 9 से 12 कर लेंगे फिर अपन, कंपनी कर लेंगे फिर अपन ऑब्वियसली. हाँ तो है ना, फिर कंपनीज एक्ट कर लेंगे, कंपनी सेट कर लेंगे अपन. स्कोरिंग है, सबसे लॉजिकल है. ये तुम्हारे 150 साल पूरा एक्ट दिमाग का दही करता है, वो काफी अच्छा है. इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड. हुआ? ऑब्वियसली हाँ. When seller wrongfully, ये हो गया तुम्हारा 57. 58, suit for specific performance. Suit for specific performance. तो किसने किसको बोला? बायर ने बोला ना सेलर को. तो he went to the court. Buyer went to the court for specific performance. मेरे को वही चाहिए. अरे हाँ या ना? कौन सा था? जॉन विक था क्या? जॉन विक. उसको क्या गाड़ी चाहिए था ना? उसको नहीं चाहिए था, वो किसी और को चाहिए.
हाँ वही गाड़ी चाहिए था। हाँ सेकंड में क्या होता है? सेकंड में कार के लिए क्या? नहीं सेकंड में क्या होता है, वो बंदे को मारते हैं तो वो कार लेने को जाता है। हाँ हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट उसने जो प्रीवियस हाँ लिया था हाँ हाँ वो कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट नहीं किया उसने, तो ये टू कंप्लीट। अरे हाँ वो हाँ थंब वाला माफ करो। मार्कर, अच्छा था वो मार्कर वाला। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। थर्ड और फोर्थ कैसे, अच्छा है क्या? थर्ड वाला देखा टाइम कितना? अभी फोर्थ भी आया। If seller commits breach, buyer can appeal to coach for specific performance. Buyer can appeal to court for specific performance. Buyer can appeal to court for specific performance subject to A. Goods must be specific and ascertained. पहला वाला बच्चों A. Goods must be specific and ascertained. मतलब identified ना, बराबर ना. B. Where damages would not be adequate remedy. Where damages would not be an adequate remedy. C. Goods are of special nature or unique. Goods are of special nature or unique. Yes, Leo. हुआ? हाँ हे माँ माता जी, क्या चल रहा है इनका? आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ एडवोकेट, एडवोकेट मतलब सफिशिएंट, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट। ये वर्ड तो पहले ही आ चुका, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, द कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। याद आया क्या कंसिडरेशन के यूनिट में? सफिशिएंट नहीं रहा, क्या सफिशिएंट नहीं है? डैमेज इज नॉट सफिशिएंट। पैसा देख के वही बोला ना, कुत्ता चाहिए था मेरे को, वही कुत्ता चाहिए, तो उसकी जगह 1 लाख ले ले, 10,000 ले ले, नहीं। सो डैमेज और मनी इज नॉट एडिक्वेट रेमेडी। वो गुड्स बोला तो गुड्स ही चाहिए, ऐसा हुआ। तीसरा, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, किसने किसको सू किया? हाँ बायर ने सेलर को, फॉर व्हाट? ब्रीच ऑफ वारंटी। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सेक्शन 59। तुम्हारा लॉ में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? पक्का? अरे जिंदगी क्या नहीं रे। किसका बच्चा है? हाँ हाँ, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। म्याऊ भी उधर है, म्याऊ भी उसमें ना, पेरेंट्स के ग्रुप में। ये देख, वो पेरेंट, तेरे को पेरेंट बन गया, तेरे को पता नहीं हुआ? हाउ इट इज बायोलॉजिकली पॉसिबल, है ना? सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मैटर है ना, बोल ना। क्या देखा है?
हाँ डार्क देखा डार्क मस्त, डार्क डार्क मस्त है, भारी मस्त है सीरीज डार्क, वो अच्छा है। और वो कौन सी 1899 देखा वो मस्त है, थोड़ा स्लो है पर अच्छा है। चलो आगे बढ़े, किधर थे हम लोग? क्या सूरज? सूरज होते हुए बारिश हो रही है, क्या सूरज? बहुत बोर था ना, बहुत पांचट था। क्या बे, क्या हो गया यार? सोगा यूनिट 1 एंड 2, सोगा यूनिट 1 एंड 2। फिर अपना फिफ्थ वाला संडे का जो रहेगा वो कंपेरिजन पे ले लेंगे अपन। जो 5 संडे चल रहे थे ना स्टोरी, तो 2 सोगा, 2 पार्टनरशिप और एक कंपेरिजन एलएलपी पे ले लेंगे ना, फिर सब कुछ तो हो जाएगा फिर तुम्हारा कवर बराबर ना। संडे टेस्ट हुआ, हाँ स्टैक्स देखते ना, टाइम वैल्यू है, फिर थ्योरेटिकल है। हाँ वो लेता, कब ले फिर उसको? 20 तारीख में एंड, अभी टाइम वैल्यू थ्योरेटिकल, फिर 1-2 संडे का ब्रेक, एक ही संडे मतलब 2 हफ्ता नहीं, हाँ 2 हफ्ता हुआ ना फिर। और टाइम वैल्यू मनी एंड टाइम वैल्यू मनी। चलो आगे बढ़े, ये हो गया ब्रीच ऑफ वारंटी, स्यू फॉर व्हाट? रिडक्शन इन प्राइस और डैमेजेस। अगला वाला चलो खत्म करते हैं बच्चों, चलो खत्म करते हैं। बागमार रुक, चुप बैठना, ओ बागमार। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, कौन किसको स्यू कर रहा है? बायर इज स्यूइंग द सेलर, तो बिफोर ड्यू डेट किसने कैंसिल कर दिया? सेलर। सो वेयर ईदर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल cancels the contract before date of delivery, the other may treat the contract as subsisting, मतलब क्या? Existing, जिंदा है, and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as cancelled and sue for damage। एक ही बात होगी ना। अब ऊपर केस कौन सा था बच्चों? he may choose to convert anticipatory into actual, अरे हाँ है ना, otherwise he may choose to cancel it immediately and sue for damages। हाँ, suit for interest, nothing in this act shall affect the right of seller or even the buyer to recover interest or special damages। special damages कुछ याद आ रहा है? जो बताया खास पहले से, जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है, या फिर पार्टीज ने एक दूसरे को पता है कि देख भाई ये जरूरी है, वो जरूरी है, ये नहीं हुआ तो मैं इतना चार्ज करूंगा, या फिर दिस विल बी द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, पहले से बोल के रखा है। So they can recover the interest or special damages in any case where by law or special damages may be recoverable, or to recover the money paid where the consideration for the payment of it has failed। मतलब जो भी पैसा पे किया है बायर ने सेलर को, उसके अगेंस्ट गुड्स आएंगे बच्चों। The consideration for the payment of it has failed. What have we done? What have we given? Payment. उसके अगेंस्ट का कंसिडरेशन क्या है? गुड्स। वो आए क्या? नहीं आए। In the absence of a contract to the contrary, मतलब तुम्हारा एक्सेप्शनल केस वो छोड़ दो, the court may award interest at such rates as it thinks fit on the amount of price to the buyer in a suit by him for the refund of the price
in case of a breach of contract on the part of seller, from, underline the word, from the date on which the payment was made. क्या समझा? कौन किसको स्यू कर रहा है? बायर सेलर को स्यू कर रहा है. फॉर व्हाट? फॉर रिफंड ऑफ प्राइस. तो बच्चों, कोर्ट कैन ऑल्सो गिव इंटरेस्ट ऑन द सेम. फ्रॉम विच डे? द डे ऑन विच द बायर हैड मेड द पेमेंट. अंडरस्टूड क्लियर? जब सेलर स्यू करता है बायर को फॉर इंटरेस्ट, कौन से दिन से चार्ज होता है इंटरेस्ट? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. बात समझी कि नहीं समझी? क्लियर? In case of sale of cigarettes, which turned out to be mild wed, क्या ये? शायद गिला सिगरेट. क्या वेट ना? वेट सिगरेट एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन. ध्यान दो, सिगरेट है बट इधर यूजेबल. बच्चों कुछ भी एग्जांपल देते हैं लोग. आगे डैमेजेस वर अवॉर्डेड. कॉटन लिखते तो उससे बेटर कॉटन लिखते. कॉटन अगर गिला होगा तो यूज कर सकते कि नहीं? एनीवेज, डैमेजेस वर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द प्राइस. रिलीज नहीं बच्चों, वो रियलाइज्ड. समझता है ना क्या रिकवर हुआ है मार्केट से? प्राइस डिमिनिशन ऑफ वैल्यू ना, डिमिनिशन ऑफ वैल्यू. So buyer can sue for damages. Silence. हुआ गया? In case of absence of transfer of title or registration, the buyer cannot claim damages for breach of conditions and warranties relating to sale. छोड़ दो, एग्जाम्पल डिटेल में दिया नहीं है. लीव इट. एग्जाम्पल 12. कट करो. ये लोग पूरा देते ही नहीं तो क्या करने का? राइट डाउन. रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट. लिखा क्या अपन नहीं है? लिखो. रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट. रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट. 60 लिखा है क्या? तो दोनों के लिए ना वो, इट इज फॉर सेलर एज वेल एज बायर ना. उधर भी लिखा अपन ने, इधर भी वही चीज है. चलो लिख लो फटाफट फिर. गुड बॉय, यू आर बीइंग अ गुड बॉय. हुआ? हुआ ना बच्चों? 60 नहीं हुआ क्या? ओके. दूसरा, सूट फॉर इंटरेस्ट. नेक्स्ट वन, सूट फॉर इंटरेस्ट. लिखो इसको. 61 है. पक्का है क्या? तो मत लिखो ना फिर. सेक्शन नंबर मत लिखो. राइट डाउन दिस. अगला लिखो, सूट फॉर इंटरेस्ट.
Buyer will always have the right to recover interest or special damages. Buyer will always have a right to recover interest or special damages. बारिश जोर से है क्या? रुकने के बाद तुमको 8 बजे तो रुकने का है ना? नहीं इतना आगे बढ़े. कोर्ट में अवॉर्ड interest at such rate as it thinks fit from the date on which payment was made from the date on which payment was made from the date on which payment was made. हुआ? चालू हुआ है क्या? क्या? डन. टाइम वैल्यू मनी तुम्हारा हो गया ना पढ़ाई करके कि नहीं? आज क्या तुम्हारा वेडनेसडे ना, थर्सडे. So you have mornings, Friday, Saturday. बड़े आगे बच्चों. चलो आगे बढ़ते. ऑक्शन सेल रेडी एवरीबॉडी. चलो खत्म कर दो इसको. ऑक्शन सेल सेक्शन 64. ऑक्शन समझता है ना? पब्लिक सेल. इट इज इन्विटेशन फॉर ऑफर. ध्यान दो सब लोग. मोरे विराग ध्यान दो. एन ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ or method of selling property by inviting bids publicly and the property opposite sold to the highest bidder. ठीक है ये यहां पे अंडरलाइन करो. An auctioneer बच्चों is an agent of the seller. अरे हाँ या ना? An auctioneer is what बच्चों? Agent of the seller. When he sells he is only the agent of the seller. कौन? auctioneer. He may however, अब ध्यान देना, sell his own property as principal. principal मतलब क्या? owner. principal मतलब क्या? owner. And need not disclose the fact that he is so selling. The auctioneer can also be principal and he need not disclose the fact. Okay till here? Legal rules regarding auction. Where the goods are sold in lots. lots मतलब ये तुमको देखा तुम लोगों ने कौन सा हिस्ट्री चैनल पे आता है वो स्टोरेज वॉर्स. कल ही देखा था, कल रात. बहुत टाइम के बाद टीवी देखा मैंने. वो था एक टकलो का शो था पॉन स्टार्स. याद आ रहा है क्या? वो बैगेज बैटल्स भी था वो. हाँ वो ऑफिशियल था प्रॉपर. और वो तुम्हारा स्टोरेज वॉज उधर के उधर. हाँ उसका हिंदी इंग्लिश दोनों भारी है. कभी कभी लैंग्वेज चेंज करके सुनने को मजा आता है उसका. अब लॉट्स मतलब क्या? एक एक शॉप या फिर एक एक तुम सामान ही बेच रहे हो, सब कुछ एक साथ बेच रहे हो. क्या लॉट्स में बेच रहे हो? लॉट्स ऑफ 10, लॉट्स ऑफ 20. लॉट्स मतलब क्वांटिटी. So where the goods are put up for sale in lots. अरे शांति. Each lot is prima facie deemed to be a separate contract. बस इतना ही अंडरलाइन करो. Every lot is a separate contract of sale. अलग अलग मतलब उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा.
ओके, दे आर नॉट क्यूमुलेटिव, दे आर सेपरेट. रेडी? दूसरा, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब खत्म होता है? ऑक्शन. तीसरा, हैमर गिरने के बाद. अरे हाँ या ना? द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर. वो तुम्हारा कौन सा था? स्टोरेज वॉज में वो क्या हैमर लेके जाता क्या? नहीं. बट 1, 2 and 3 सोल्ड एंड आगे. एंड अंटिल, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आता कभी कभी. एंड अंटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड. कौन सा अनाउंसमेंट? अनाउंसमेंट बाय द ऑक्शनियर. तो जब तक वो उसका फाइनल डिसीजन नहीं देता या फिर फाइनल जजमेंट, एनी बिडर में विड्रॉ हिज बिड. एनी बिडर में विड्रॉ हिज बिड. तो क्वेश्चन आता है बच्चों की कब तक बिडर कैन विड्रॉ हिज बिड? बिड दिया उसने, बिड दिया है, बिड किया है किसने? बिडर ने. तब कब तक बच्चों विड्रॉ कर सकते? जब तक ऑक्शनियर हैज नॉट येट गिवन द फाइनल डिसीजन बाय फॉल ऑफ हैमर और एनी द कस्टमरी मेथड. कस्टमरी मतलब समझता है ना? कस्टमरी मतलब क्या? कस्टमरी, एनी अदर मैनर. कस्टम्स, कस्टम मतलब ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, यूजुअल कोर्स में तुम्हारे जैसा करते थे वैसा. अरे हाँ, सी और डी थोड़ा स्पेशल, डी थोड़ा अलग से जाएगा. सी पे ध्यान दो, ध्यान दो. सी एंड डी थोड़ा ध्यान दो बच्चों. राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड. राइट टू बिड मे बी व्हाट? रिजर्व्ड. मतलब इट मे नॉट बी अ पब्लिक ऑक्शन. इट मे नॉट बी बच्चों पब्लिक ऑक्शन कि तुमने 100 लोगों को बोला कि तुम लोग ही बिडिंग करोगे, तुम में से लोग बिडिंग करेंगे और कोई करेगा क्या? नहीं. तो यू कैन रिजर्व दैट. सो राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर. समझा कि नहीं? एंड वेयर सच अ राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड मतलब क्या? सेलर ने बोला कि सब लोग बिडिंग नहीं कर सकते, एक लिमिट के ऊपर वाले लोग या फिर एक एज के ऊपर वाले लोग या फिर तुम्हारे जो आइडेंटिफाइड लोग हैं उसमें से ही वो लोग ही बिडिंग कर सकते हैं. सो एंड वेयर सच अ राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड द सेलर और एनी वन पर्सन ऑन हिज बिहाफ मे बिड एट द ऑक्शन. मतलब क्या? सेलर ने बच्चों राइट रखा, अगर रिजर्व रखा कि नहीं रखा? ही रिजर्व द राइट टू बिड ऑफ द ऑक्शन. इन दैट केस पावर किसके पास है कि बिडर्स कौन कौन आएंगे? ये पावर किसके पास है? सेलर के पास. उसमें फिर बच्चों सेलर के पास पावर है क्या? दैट द सेलर और एनी वन पर्सन ऑन हिज बिहाफ मे ऑल्सो बिड एट द ऑक्शन. सेलर का एजेंट या फिर सेलर के बिहाफ पे किसी को फिर से मान लो खरीदना है, दैट इज ऑल्सो बच्चों एक्सप्रेसली अलाउड. जब अभी एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हारा बैंक लोन था तो उसको रीपे नहीं कर पाए, एट दैट मोमेंट जब बैंक वो प्रॉपर्टी अटैच कर रही है, उसके बाद तुम्हारे पास पैसे वगैरह आ गए, तुमने कुछ पैसों का जुगाड़ किया, पर तब तक क्या हुआ? दैट प्रॉपर्टी इज गॉन इनटू ऑक्शन. नाउ यू आर ट्राइंग टू रीगेट दैट प्रॉपर्टी बैक इन द ऑक्शन. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल है ना, कि तुम्हारे पास पावर क्या है उसमें रहने का. सो यू वांट टू रीटेक और रीगेन बैक द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी बाय रीपेइंग द लोन, है ना. रीपेइंग द लोन मतलब कैसा? एट द टाइम ऑफ ऑक्शन. अंडरस्टूड? दैट क्लियर? Where the sale is not notified by the buyer, sorry, by the seller. ध्यान देना. Where the sale is not notified, क्या नहीं बताया? To be subject to a right to bid on behalf of the seller. मतलब बच्चों क्या? सेलर ने लोगों को नहीं बताया, सेलर ने बच्चों लोगों को नहीं बताया कि मेरे बिहाफ पर भी कोई ना कोई बिडिंग करने वाला है. सेलर ने लोगों को नहीं बताया कि मेरे बिहाफ पे भी कोई ना कोई बिडिंग करने वाला है. अरे हाँ या ना? Then it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale. Basically क्या? अगर सेलर खुद या फिर सेलर का एजेंट बिडिंग करने वाला है तो क्या होना चाहिए? हाँ सिंपल, तो उसने बताना चाहिए. बात समझ रहे हो क्या? सेलर ने सभी लोगों को बताना चाहिए कि मैं खुद बैठा हूं या फिर मेरा कोई ना कोई एजेंट बैठा है बिडिंग के लिए, ये बताना चाहिए. क्लियर क्लियर? बताया तो वैलिड, बताया नहीं तो बच्चों इनवैलिड. क्यों? लोगों को बताया नहीं. अगर तुम्हारा जो नॉर्मल एग्जांपल है, सेलर क्यों बिडिंग में बैठेगा? अगर बच्चों सेलर ने बताया नहीं लोगों को कि मैं या फिर मेरे बिहाफ में कोई ना कोई एजेंट बैठा है बिडिंग के लिए, तो बच्चों क्या हो सकता है? प्राइस फालतू में क्या करेगा सेलर?
बढ़ाएगा ना। अरे हाँ है ना, वो रिस्क लेने को कोशिश, रिस्क तो लेगा कुछ ना कुछ। इसने 1000 बोला, ये सेलर खुद, सेलर का एजेंट 1200, फॉर व्हाट पर्पस? ओनली टू रेज द प्राइस। ये सही है गलत है? एब्सोल्युटली गलत है, अनएथिकल है। अगर ऐसा होता है तो जिसने एक्चुअली माल खरीद लिया, कुछ समझा कि नहीं समझा? तुमने यहाँ पे जानबूझ के प्राइस बढ़ाया, पर किसी ने गलती से बच्चों को माल खरीद लिया आगे, समझ रहा है ना, बिडिंग में, ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। बात समझी क्या? सेलर ने लोगों को नहीं बताया कि मेरा एजेंट बैठा है बिडिंग के लिए। क्लियर लिया? तो उससे हो क्या सकता है बच्चों, वो फेक करके क्या बच्चों प्राइस बढ़ा सकता है। तो उसके वजह से किसी ने अगर बाय कर लिया एट हायर प्राइस, या फिर उसको पता ही नहीं था कि सेलर के एजेंट है, दैट बायर, अल्टीमेट बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। यस चलिए, बिकॉज इट वाज नॉट एन ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट ऑक्शन। जेपा क्या? यस Basically, when the seller does not tell the public that there's an agent on by Dia, and he sits in the public, and then he just to raise the price like that. So that's the buyer can cancel the contract. सेलर के बिडर ने तो देना ही पड़ेगा उसको ना, उसको भी तो ऑनर करना ही पड़ेगा। खुद से ही बेचा, खुद से ही लिया, बट थ्रू ऑक्शन, उसके एजेंट ने लिया। शॉर्ट सेलिंग यू डोंट हैव व्हेन यू सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में यू शॉर्ट ऑफ द गुड्स। हाँ ऑब्वियसली, हाँ for example, वो हिंडन का जो हो गया था बीच में, हाँ, एक गिरने वाला है, they made a सोल्ड पहले, बाय लेटर, विदाउट क्वांटिटी। हाँ ओके, आगे। इट शैल नॉट बी लॉफुल, एवरीवन रेडी? इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन टू बिड एट सच सेल, or for auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person, अब ध्यान देना, and any sale contravening this rule, contravening मतलब क्या? Not following this rule may be treated as fraudulent by the buyer। बात समझिए? अगर लोगों को पता नहीं है कि वहां पे सेलर फिर सेलर का एजेंट है, तो जिसने अल्टीमेटली खरीदा, he can choose the contract to be cancelled। रिजर्व प्राइस, द सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व और उसका दूसरा नाम है ऑफसेट प्राइस। मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन रिजर्व प्राइस और मिनिमम और ऑफसेट प्राइस? मिनिमम प्राइस, उसके नीचे बेचना ही नहीं है। अगर लोन लिया है बैंक, लोन दिया है बैंक ने, और बैंक को प्रॉपर्टी बेचना है, तो वो ऑफसेट प्राइस क्या रखेगी बच्चों? लोन टू बी रिकवर्ड वाला अमाउंट, लोन प्लस इंटरेस्ट जो भी पेंडिंग है उतना तो उनका कम से कम इंटेंशन है ना। हाँ मिनिमम प्राइस। और अगर उसकी बात करूं, लोन की बात करूं कि 1 करोड़ का लोन पेंडिंग था, और वो घर गया बच्चों 1.5 करोड़ में, बैंक कैन नॉट कीप ऊपर का, वो पेमेंट करना पड़ेगा किसको? ओनर को। ऊपर से गया, ध्यान दो, लोन कितने का पेंडिंग है? 1 करोड़ का। किसने प्रॉपर्टी बेचा? बैंक ने बेचा, हाँ या ना? कितना रिकवर किया लोगों से? आया 1.5 करोड़। बैंक कैनॉट कीप ऊपर का पैसा, 50 लाख जो ऊपर से आया वो किसको देना पड़ेगा? ओनर को देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? हाँ, तो उसमें सब चार्जेस वार्जेस सब लगाएंगे ना। तो क्या प्रॉफिटेबल एक्टिविटी थोड़ी बैंक का ही एक्टिविटी है क्या? उनको प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है ही नहीं। उनको जो भी लीगल प्रोसेस जो भी आएगा वो सब खर्चा उसमें ऐड कर देंगे ना, कि मेरा 90 लाख का लोन था विद इंटरेस्ट, लीगल चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, ऑक्शनर के चार्जेस सब डाल देंगे उसमें। उतना रिकवर करके ऊपर का देना पड़ेगा फिर। हाँ बैंकरप्ट, हाँ, आई कुड नॉट रिपे, हाँ तो प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा है। अब होम लोन देखो, होम लोन अगर मान लो, ध्यान दो, अगर 1 करोड़ का लोन है ना, सॉरी 1 करोड़ का लोन नहीं, 1 करोड़ का घर है, तो लेट अस से होम लोन कितना है? 85 लाख से वगैरह पकड़ लो मैक्स, 85% तुमको मिलता है जनरली, है ना। अभी 1 करोड़ का धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगा ना पर घर का, वो तो बढ़ेगा ना। उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो भी तुम्हारा लगता है 85 लाख का, वो तो तुमको रीपे करते जाने का, पर तुम्हारा घर का तो वैल्यू भी तो बढ़ेगा ना।
इसलिए बैंक कभी 100% लोन देती ही नहीं ना, दे विल ऑलवेज कीप सम मार्जिन. एनीवेज आगे बढ़े. प्रिटेंडेड बिडिंग, वही पॉइंट है, प्रिटेंडेड बिडिंग, ध्यान देना. इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, प्रिटेंडेड मतलब क्या, दिखाना, फर्जी, टू रेज द प्राइस, द सेल इज बच्चों व्हाट, voidable at the option of the buyer. read example बच्चों, example 13 पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, या चलो खत्म करते इसको. example 13, ready. P sold a car by auction. It was knocked down to Q, who was only allowed to take it away on giving check for the price and signing an agreement that ownership shall not pass until the check was cleared. In the meanwhile, till the check was cleared, Q sold the car to R. It was held by the court that property was passed on the fall of hammer. Owner बच्चों कौन है, P, Q या R? मतलब ओरिजिनली Q बच्चों, Q ओनर कब बना, फॉल ऑफ हैमर पे Q ओनर बन गया. और एक बार वो ओनर बन गया, he could legally resell, है ना. तो ओनरशिप, पेमेंट, डिलीवरी, पोजेशन सब अलग अलग कंसेप्ट है कि नहीं. हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ओनरशिप. अगर तुम्हारे पास ओनरशिप है तो ही तुम आगे बेच सकते हो. तो ओनरशिप कब जा रहा है, कब ट्रांसफर हो रहा है, फॉल ऑफ हैमर. ऐसा कुछ लिखा है क्या पेमेंट के बारे में, ऊपर सेक्शन 64 में लिखा पेमेंट के बारे में, नहीं. फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर, जिसके व्हाटएवर उसने डिक्लेयर किया ऑक्शन में, तब ओनरशिप ट्रांसफर होता है. यस चलिए. सो इट वाज हेल्ड दैट प्रॉपर्टी वाज पास्ड ऑन द फॉल ऑफ हैमर एंड देयरफॉर आर, जो अल्टीमेट वाला है ना, R had a good title to the car. Both sale and subsale. Sale मतलब कौन सा, P to Q, and subsale Q to R are valid in favor of Q as well as R respectively. हाँ या ना. इसमें अपन थोड़ा सा और मिक्सचर कर सकते हैं. एग्जांपल में इसका चेक डिसऑनर हो गया, P में sue for price. गुड्स तो गया ना अभी, अरे हाँ यार, वो कार लेके गया ना, जो भी रहेगा, कार लेके गया या फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है. यस चलिए. इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं, कवर कर लेंगे इसको. इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज रेट्स, सॉरी टैक्सेस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट सेल होने के बाद, क्या बोला मैंने बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट सेल होने के बाद अगर गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, then the parties will be liable. अगर बढ़ गया, buyer will have to pay extra tax. इसमें मुझे सेलर की कुछ गलती है क्या, नहीं. और कम हो गया, the seller will have to refund back the money, whatever is the differential tax amount. कुछ समझा क्या, चेक करो. Where after a contract has been made, but before it is performed, tax revision takes place. Law बदल गया. So where tax is increased or decreased वगैरह in respect of any goods without any conditions to the payment of tax, the parties would be entitled to read just the price of the goods accordingly. Following taxes are applied on the sale or purchase, any duty of customs or excess on goods, any tax on sale or purchase. ये तुम्हारे जो भी taxes लगेंगे वो छोड़ दो. आगे ये पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है. The buyer will have to pay increased price when the tax increases and may derive the benefit of reduction. अगर टैक्स बच्चों क्या हुआ है, कम, कर्टेल मतलब क्या, कम हुआ है तो. Thus, seller may add the increased taxes in the price. The effect of provision can however be excluded by an agreement to the contrary. मतलब the buyer and seller can still agree in the contract कि भाई कल जाके अगर रेट बढ़ता भी है घटता भी है तो भी यही प्राइस रहेगा और यही टैक्स रहेगा. You can put that thing also in the contract. Yes चलिए. It is open to parties to stipulate, मतलब put any conditions, anything regarding taxation. Normally क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद टैक्स बढ़ गया तो बायर को ज्यादा पे करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर टैक्स घट गया तो बायर को रिफंड मिल जाएगा. यस चलिए. आ जाओ एमसीक्यू में. The unpaid seller has right of stoppage of goods in transit only when in insolvency, na? Seven. Which of the following is a buyer's right against the seller in case of breach of contract? Non-delivery, specific performance,
Damages for breach of warranty, all of the above. 9. Seller has a right of resale when perishable, reserved right. Notice all of these. The agreed party can claim only damages. Damages है ना, और क्या है फिर? ब्रीच ऑफ वारंटी ना, डैमेजेस ही है ना. कंडीशन रहा तो यू कैन कैंसल. डैमेजेस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी है ना, सो डैमेजेस यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट ना. 12th, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ रीसेल. ये ऑल ऑफ द अबव आ रहा है क्या बीएनसी आ रहा है, क्या आ रहा है? Perishable. Notice where he gives notice to the buyer. Where he gives notice to the buyer of his intention to resell and the buyer does not within a reasonable time pay. Both A and C ना फिर. Both A and C. Notice हाँ पर notice के साथ क्या intention of resale and the buyer does not within a reasonable time pay the price. तो buyer से कुछ response ही नहीं है ना notice देने के बावजूद. 13. When the seller wrongfully neglects to deliver the goods to the buyer इधर ए भी कैसे आएगा? कैन स्यू ना, ही मे स्यू फॉर कुछ भी ऑप्शन बना कर रखा उन्होंने. 14. Where the buyer is deprived to goods by their true owner, when the buyer may recover the price for breach of condition as to title. बराबर ना, ए ना, अरे हाँ या ना. 15. Where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept or pay for goods. यार कुछ भी ऑप्शन बना कर ए ना. 15 बच्चों ए बराबर. 16. In an auction sale, highest bidder. बस बना के रखा. In an auction sale, if the seller makes use of printed bidding, sale is बच्चों voidable है. क्या लिखा था ऊपर? voidable है ना. voidable ना, pretended bidding ना, pretended bidding में क्या है? voidable. ओके कहाँ पे थे हम लोग? 19. The bidder of auction sale can withdraw his bid before fall of hammer ना. 20. Where in an auction sale the seller appoints more than one bidder, seller appoints. क्या दिया उन्होंने आंसर? 20 का आंसर क्या दिया है? voidable. इलीगल तो नहीं है ना? इलीगल हाँ, एजेंट यू कैन अपॉइंट मेनी एजेंट्स आल्सो ना. कुछ डाल के रखा उन्होंने रे. एक मिनट. Anyone? Or right to bid reserved especially versus right especially. The seller or any one person, हाँ, any what? One person on his behalf. उधर है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सेम वर्डिंग्स है क्या? अंडरलाइन द वर्ड एनी वन पर्सन. The seller or any one person on his behalf. Done? तो सही है कि बच्चों मोर देन वन बिडर चलेगा क्या? तो दे हैव गिवन voidable, कंटिन्यू विद दैट. ओके
वेयर इन एन ऑक्शन सेल नोटिफाइड विद रिजर्व प्राइस, मतलब अपसेट प्राइस ना, द ऑक्शनियर नॉक डाउन द गुड्स फॉर लेस देन रिजर्व प्राइस, देन ऑक्शनियर इज बाउंड, नॉट बाउंड, लायबल, क्या दिया है? उन्होंने क्या दिया आंसर? नॉट बाउंड बाय ऑक्शन, मतलब वो सेल ही तुम्हारा वैलिड नहीं माना जाएगा ना, रिजर्व प्राइस से कम है। सो वेर इन एन ऑक्शन सेल नोटिफाइड, बताया है ना, गलती किसकी है? ऑक्शनियर की। मिस्टेकली नोट्स डाउन द प्राइस एट लेस देन रिजर्व प्राइस, द ऑक्शनियर इज नॉट बाउंड बाय ऑक्शन। हाँ, question number 2, ready? All of you. Mr. D sold some goods to E for 5 lakhs. अरे हाँ, on 15 days credit. D delivered the goods. On due date, E refused to pay. वही ना तुम्हारा अभी जस्ट किया अपन ने, वो कौन सा वाला? Neglects or refuses to pay wrongfully ना, तो क्या हो जाएगा? Damages. शिवर और बच्चों, डैमेजेस। अरे हाँ, उन्होंने क्या कह दिया आंसर में? अनपेड सेलर है। व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर, वो भी स्टोरी दी है, बराबर। राइट्स ऑफ मिस्टर डी सेलर, गुड्स दे दिए ना, सो ही कैन नॉट एक्सरसाइज बच्चों राइट अगेंस्ट द गुड्स, लीन नहीं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं, ही हैज ओनली राइट्स बच्चों अगेंस्ट द बायर। प्राइस, देन डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सब डाल के रखा है, एंड इंटरेस्ट। हुआ। फोर्थ, सूरज sold his car to Sohan for 75,000. After inspection and satisfaction, Sohan paid 25,000 and took advance दिया ना बच्चों, and took possession, यहाँ पे लिखा है ना इंस्पेक्शन वगैरह, ओके सूरज, हाँ, took possession of the car and promised to pay the remaining amount within a month, kind of like credit sales. अरे हाँ ना, later on Sohan बोलता है refuses to give the remaining amount on the ground that the car was not in good condition. चलेगा क्या बच्चों से? एडवाइस सूरज, मजा नहीं आया उसको कार से लेके, है ना, 1 महीने में उसको मन चला गया कार से। एडवाइस सूरज एज टू व्हाट रेमेडी, रेनबो आएगा, रेनबो लग रहा है क्या, है ना, रेनबो आएगा लगता। एडवाइस सूरज एज टू व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट सोहन, बोलो कौन सा वाला केस में आएगा ये? डेट इज फिक्स्ड वाला, वो तो है, राइट अगेंस्ट बायर है, कार भी चला गया तो गुड्स तो बचा नहीं, कौन सा वाला? प्राइस है, इंटरेस्ट है, डैमेजेस है, स्पेसिफिक डेट वाज फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी, वो सब है। बाद में ये बोलता कि नहीं चाहिए, सूट फॉर प्राइस। आ जाओ आंसर में, 55, the unpaid seller has the right to file a case for price against the buyer personally, yes, where under a contract of sale the property in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects, the seller may sue him for the price. ये वाला भी आया ना, बोला ना मैंने, कौन सा वाला? You had promised to pay the price on a day irrespective of the delivery of the goods वगैरह वगैरह, हाँ। This problem is based on above provisions. Hence, Suraj will succeed against Sohan for recovery of remaining amount. Apart from the Suraj is also entitled to interest on remaining amount, interest during the pendency of the suit, जब तक कोर्ट में मैटर चल रहा तब तक, and the cost also of the proceeding, मतलब कोर्ट का खर्चा पानी, even that you can recover from the buyer. ऐसे लियो, हुआ। क्या ये होमवर्क के लिए कौन सा वाला? राइटिंग।
कल कल अपन चालू करेंगे बच्चों फिर. यस बाय बाय. यस बाय बाय. पेपर ले लो, आलू ले लो. Thank you, sir. बाय बाय.